हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। वी आर मोस्टली सराउंडेड बाय सॉलिड्स एंड वी यूज देम मोर ऑफन देन लिक्विड्स एंड गैसेस। हम जो है ज़्यादातर सॉलिड से घिरे हुए हैं और हम लिक्विड और गैसेस की जगह पे मोस्टली सॉलिड्स को ही यूज़ करते हैं। फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस वी नीड सॉलिड्स। अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग चीज़ों के लिए हमें सॉलिड की ज़रूरत पड़ती है, विद वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ। These properties depend upon the nature of constituent particles and the binding forces operating between them। और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, देयरफॉर स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स इज़ इम्पोर्टेंट। इसलिए सॉलिड्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज helps in discovering new solid materials with desired properties like high temperature superconductors, magnetic materials, biodegradable polymers for packaging, biocompliant solids for surgical implants, etc. अच्छा, स्ट्रक्चर और द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। अच्छा, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो न्यू सॉलिड मटेरियल्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कवर करने में हेल्प करता है। जैसे न्यू प्रॉपर्टीज मतलब जैसे हाई हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो पैकेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, बायोकम्प्लेंट सॉलिड्स और जो कि सर्जिकल इम्प्लांट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और मैनी मोर एक्सेट्रा। फ्रॉम आवर अर्लियर स्टडीज़, पुरानी स्टडीज से वी नो दैट लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। पुरानी स्टडीज से अब या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि पुरानी क्लासेस से हमें पता है कि लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एबिलिटी होती है फ्लो करने की। द फ्लूइडिटी इन बोथ ऑफ दीज स्टेट्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। और इनकी फ्लूइडिटी दोनों केसेस में इसलिए होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, फ्रीली मूव होते हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी फिक्स्ड पोजीशंस होती है, ये है, एंड कैन ओनली ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। और वो अपनी एवरेज पोजीशन पे ही मीन हो सकते हैं। ठीक है, ओसिलेट हो सकते हैं। दिस एक्सप्लेन्स द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड्स। और यही सॉलिड्स की रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। इस यूनिट में हम पार्टिकल्स के अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रिजल्टिंग इन सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिनकी वजह से अलग अलग टाइप के कई स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं या फिर बनते हैं। द कोरिलेशन बिटवीन द नेचर ऑफ इंटरेक्शंस within the constituent particles and several properties of solids. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन का नेचर जो होता है उसके बीच में उसका कोरिलेशन और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ का कोरिलेशन, ये दोनों भी एक्सप्लोर्ड होंगे। ठीक है, how these properties get modified due to the structural imperfections or by the presence of impurities in minute amounts would also be discussed। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे मॉडिफाइड हुई, है ना, स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस की वजह से हुई या फिर उनके अंदर जो मिनट अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ थी, मिनट अमाउंट्स मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। In class 12th, you have learned that matter can exist in three states, namely solid, liquid and gases। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि मैटर जो है वो
तीन स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में, अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की गिवन कंडीशंस के अंडर में, विच ऑफ दीज वुड बी द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ टू अपोजिंग फैक्टर्स। इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा सब्सटेंस, जो ये डिपेंड करेगा किस पे, उसके अपोजिंग फैक्टर्स पे, उसका नेट इफेक्ट का मतलब होता है पूरा इफेक्ट, ठीक है, उसके अपोजिंग फैक्टर्स के नेट इफेक्ट पे डिपेंड करेगा कि इन तीनों स्टेट में से कौन सा स्टेट सबसे मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। Intermolecular forces tend to keep the molecules और atoms और ions closer। Intermolecular forces जो होते हैं वो molecules को, atoms को या फिर ions को closer बना के रखते हैं, एक दूसरे से bind करके रखते हैं। Whereas thermal energy tends to keep them apart by making them move faster। और वहीं पर थर्मल एनर्जी जो होती है वो उन मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को या आयंस को मूव करने के, वो उन्हें मूव करने के लिए फ्री छोड़ देती है। एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी इज़ लो। लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी जो होती है वो लो होती है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रिंग देम सो क्लोज। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो उन्हें क्लोज ला के रखते हैं, अपने पास ला के रखते हैं, ठीक है। दैट दे क्लिंग टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के उनको क्लिंग करते हैं। क्लिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और उन्हें पास ला के रखते हैं, और उनकी इसी की वजह से उनकी फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं। दीज कैन स्टिल ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। और इसी वजह से वो अब भी अपनी मीन पोजीशन, यानी मीन मतलब यानी एवरेज पोजीशन पे वो ओसिलेट हो सकते हैं। एंड द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। और इसी वजह से कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। ये नीचे 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉलिड स्टेट की होती हैं। फर्स्ट है हमारी, दे गिव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड स्टेट का डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप होता है। सेकंड, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। इनके बीच में, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को बहुत ही पावरफुली बाइंड करके रखते हैं। थर्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्थ, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। सॉलिड स्टेट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हों, ये जो हैं पूरी तरह से इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है और ये अपनी मीन पोजीशन पे यानी एवरेज पोजीशन पे ही सिर्फ ओसिलेट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं। Solids can be classified as crystalline or amorphous on the basis of the nature of order present in the arrangement of their constituent particles। अच्छा, सॉलिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफस सॉलिड। क्यों क्यों डिफाइन किया गया है? उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इस नेचर पे सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन और एमोरफस सॉलिड्स में डिफाइन किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें बहुत ही लार्ज नंबर में स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, और जिसमें से हर एक की डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। ईच ऑफ देम, हर किसी, और उनमें हर किसी की हैव अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। और उनमें जो हर एक स्मॉल क्रिस्टल जो होता है, हर एक स्मॉल क्रिस्टल की डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। द क्रिस्ट In a crystal, the arrangement of constituent particles, atoms and molecules is ordered। एक क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस में ऑर्डर्ड होती है। इट हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर पार्टिकल्स। रेंज ऑर्डर It has long range order, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically, never sorry over the entire crystal।
अच्छा। इनकी जो है इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जिसका मतलब होता है कि इनका जो एक इनके पार्टिकल्स का एक रेगुलर इनके पार्टिकल्स का एक रेगुलर पैटर्न का अरेंजमेंट होता है, जो अपने आप को रिपीट करता है पीरियोडिकली पूरे क्रिस्टल के ऊपर। ठीक है। सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर टाइपिकल एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज। एन एमोरफस सॉलिड, ग्रीक एमोरफस, एमोरफस का मतलब है नो फॉर्म, यानी कोई भी फॉर्म नहीं होती। कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप, और ये ऐसे पार्टिकल्स के से कंसिस्टेड होते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन सच अ सॉलिड हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इस तरह के सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही होती है। इन इन सच एन अरेंजमेंट a regular and periodically repeating pattern is observed over short distances only. इन सच एन अरेंजमेंट, इस टाइप के अरेंजमेंट में रेगुलर एंड पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न, इस टाइप के अरेंजमेंट में रेगुलर और पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न जो होता है वो ऑब्जर्व होता है हर शॉर्ट डिस्टेंसेस पे। ठीक है। सच पोर्शंस आर स्केटर्ड एंड इन बिटवीन द अरेंजमेंट इज disordered. The structures of quartz crystalline and quartz glass amorphous are shown in figure 1.1. अच्छा, ये फिगर 1.1 जो है इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन और क्वार्ट्ज एमोरफस, ये दोनों का फिगर बनाया हुआ है। ठीक है। हम्म, हम्म, ये देखिए, ये आप देखेंगे कि एक रेगुलर पैटर्न में है ना, रेगुलर पैटर्न में रेगुलर शेप है इनकी, लेकिन इसमें कोई भी रेगुलर शेप नहीं है। देखिए पहले ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ये ऐसे सर्कल बना हुआ है, ये इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं है। while the two structures are almost identical. हाँ, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। Yet in the case of amorphous quartz glass there is no long range order. क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास में आप देखेंगे कि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ एमोरफस सॉलिड्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड। इसमें जो द स्ट्रक्चर ऑफ एमोरफस सॉलिड, इसमें एमोरफस सॉलिड का स्ट्रक्चर जो है वो लिक्विड स्ट्रक्चर के इक्वल है। ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स आर टाइपिकल एग्जांपल्स ऑफ एमोरफस सॉलिड्स। अच्छा, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सारे एमोरफस सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जो डिफरेंस होता है, द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। और सॉलिड जो हैं, द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, जो दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज में अलग अलग टाइप से डिफर करते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। अब ये वाली क्लास हम कल पढ़ेंगे, ये वाली। ठीक है। आई होप मेरा तरीका आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, है ना। मैंने जो भी समझाया, मैंने पढ़ाया आपको, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।